ठीक है, तो ये आपको देखना है कि वाई दिस इज इशूड बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। और ये क्यों जारी किया जाता है? इसलिए जारी किया जाता है कि वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, अपने न्याय क्षेत्र का हनन कर रहे हैं, या अपने न्याय क्षेत्र से वो दूसरे के न्याय क्षेत्र को अपने में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस आपके रिट इज इशूड। तो ये आपका न्यायादेश जारी किया जाता है ताकि उच्च न्यायालय क्या कर सके, निचले न्यायालय को अगर वो अपने न्याय क्षेत्र का हनन कर रहे हैं तो उनको रोका जा सके, इसलिए इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा मेंडेमस जो आपका कह रहा है, मेंडेमस आपके एक्टिविटी डिमांड कर रहा है और प्रोहिबिशन क्या कर रहा है? प्रोहिबिशन आपका इन एक्टिविटी डिमांड कर रहा है। एक बार हम एक पॉइंट रिपीट कर दे रहे हैं, क्या बताया गया है अभी तक। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेंडेमस क्या है, मतलब अभी क्या जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, आर्टिकल 32 आपका है, और इसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करेगा आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें कल हम लोग हेबियस कॉर्पस देख रखे थे, आज मेंडेमस का टॉपिक आपका देख रहे हैं। मेंडेमस आपके इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक फंक्शनरी को या किसी इंफीरियर कोर्ट को, हायर कोर्ट के द्वारा किसी निचले अदालत को वो कार्य करने के लिए जो उसने करने से मना कर दिया, टू परफॉर्म इट्स ऑफिशियल फंक्शन विच इट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म। दैट्स वाई वी इशू मेंडेमस, इसलिए हम आपके परमादेश जारी करते हैं। मेंडेमस 5 बातों पे, या आप कह सकते हैं 6 बातों पे जारी नहीं किया जा सकता। किन किन बातों पे जारी नहीं किया जा सकता? किसी निजी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो कोई कार्य करे। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ऐसा कोई कार्य जो संविदात्मक कार्य है, इसको भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जाइए और फिर उसको आप आदेश करवा सकते हैं इस एक्ट के अंदर। ऐसा कोई कार्य जो डीएम साहब या एसपी साहब, चाहे जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी, उनका विवेकाधीन कार्य है, जैसे अगर किसी डीएम को 10 करोड़ रुपए आपका मिला है डिस्क्रिशनरी फंक्शन के लिए कि वो इसको आइदर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी या वुमेन या फिजिकली हैंडीकैप पे आपके खर्चा करे, तो कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन को कंपेल नहीं कर सकता कि आप इस विशिष्ट आप कम्युनिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए या वुमेन के लिए या ओबीसी के लिए ही खर्चा करिए सारे धन को। तो ऐसा कोई आपका फंक्शन जो किसी प्रशासनिक अधिकारी का विवेकाधीन कार्य है, उसके लिए भी आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को कंपेल नहीं किया जा सकता मेंडेमस के थ्रू कोई काम करें, क्योंकि आर्टिकल 361 में उनको सारे प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं। वो कोई कार्य अपने हिसाब से नहीं करते। उसमें सिंपली बोला गया है ऑल द फंक्शंस विच आर डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट और डन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के आपके एवज में किया जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को आप आदेश नहीं करवा सकते हैं परमादेश का। फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी आप मेंडेमस जारी नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट देखा गया था। अब हम लोग जो देख रहे थे वो प्रोहिबिशन आपका था। प्रोहिबिशन इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट व्हेन द लोअर कोर्ट एक्सीड्स इट्स जुरिस्डिक्शन और असर्व्स द जुरिस्डिक्शन। एक्सीड का मतलब अपने न्याय क्षेत्र के बाहर चला गया। जैसे मान लीजिए कि यहां पे लोअर कोर्ट को बोला जाता है कि आप फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन के रिलेशन में कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते। आपने क्या किया? फंडामेंटल राइट के रिलेशन में जजमेंट पास कर दिया, तो ये क्या हो गया? असर्व कर लिया ना। आपने किसी की शक्ति को अपने अधीन करने का प्रयास किया, आपकी शक्ति ही नहीं है।
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आदेश है कि वो मैक्सिमम क्रिमिनल मैटर में 7 साल की सजा कर सकता है, इससे ज्यादा की सजा नहीं कर सकता। अब ये सीजीएम साहब ने क्या किया, उठा के डेथ सेंटेंस सुना दिया, मृत्यु दंड सुना दिया किसी व्यक्ति को। तो ये अपने दायरे को क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, अपने क्षेत्र से बाहर निकल के निर्णय दे रहे हैं। तो इस वजह से प्रोहिबिशन आपका जारी होता है, प्रतिषेध उच्च न्यायालय के द्वारा जारी होता है निचले न्यायालय को। जब निचला न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है या अपने न्याय क्षेत्र को दूसरे के न्याय क्षेत्र को अपने अधीन करने का प्रयास करता है, इसलिए आपका यहां पे प्रतिषेध जारी होता है। ठीक है, अब ये जो आपका अवेलेबल है, ये अवेलेबल केवल और केवल 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट है, आइदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, आइदर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। ये न्यायालय के विरोध में ही दिया जाता है, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी या आप कहिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसके अगेंस्ट नहीं दिया जाता। यहां पे अगर आप बात करिएगा तो प्रोहिबिशन इज नॉट इशूड और अगेंस्ट आपके एक तरह से कहा जाएगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी, आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इनके अगेंस्ट नहीं दिया जाता, इनके विरोध में नहीं दिया जाता। इट इज नॉट इशूड अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल बॉडीज और क्वासी जुडिशियल बॉडीज, अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरोध में ही दिया जाएगा। तो एक बार देख लीजिए क्या बात बोला जा रहा है। यहां पे आपका जो प्रोहिबिशन है वो क्या कह रहा है, लिटरली इट मींस फॉरबिड। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रोक देना, प्रतिषेध कर देना। ठीक है, किसके द्वारा इशू किया जाएगा, यह जारी किया जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा। किसको, किसी अधीनस्थ न्यायालय को या किसी आपके अधिकरण को। क्यों जारी किया जाएगा, ताकि वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर निकल के कोई न्याय क्षेत्र का उपयोग ना करना शुरू कर दे, ना ही वो किसी अन्य न्याय क्षेत्र को छीनने का प्रयास करे। ये बात आपका है, या आपके उनके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। तो यहां पे जैसा मैंडमस आपको एक्टिविटी डिमांड करता है, प्रोहिबिशन आपको डिमांड करता है कि आप असक्रिय हो जाएं, इनएक्टिव हो जाएं। ये बात आपको देखने को मिलेगा। ये किसके अगेंस्ट जारी किया जा सकता है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है, या प्रशासनिक अधिकारियों, प्राधिकरणों, विधायिका के संस्थाओं पे या निजी व्यक्तियों पे जारी नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला जो आपका शब्द है वो है सर्सियोरारी, जो आप देखिएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण आपका क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। उत्प्रेषण, देखिए ये ठीक प्रोहिबिशन की तरह काम करता है। जैसे प्रोहिबिशन काम करता है वैसे ये काम आपका करता है। किसके द्वारा इशू किया जाएगा, हायर कोर्ट के द्वारा। किसको इशू किया जाएगा, लोअर कोर्ट को। क्यों इशू किया जाएगा, लोअर कोर्ट को इशू किया जाएगा या किसको इशू किया जाएगा, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को। क्यों इशू किया जाएगा, सेम आपका मैटर है, एरर ऑफ जजमेंट कर दिए हैं, निर्णय में गलती कर दिए हैं, एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन कर दिए हैं, निर्वचन में गलती कर दिए हैं, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं, एक्सीड जुरिस्डिक्शन, या आपके क्या कर रहे हैं, असर्प कर रहे हैं, अपने न्याय क्षेत्र से दूसरे के न्याय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, असर्प कर रहे हैं, असर्प द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर जुडिशियल बॉडीज, तो भी आपका ये जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया, एरर ऑफ लॉ हो गया, आपके
एक तरह से कहा जाएगा कि असर्पिंग द जुरिडिक्शन ऑफ अदर बॉडीज, इन सब के कारण आपका जारी किया जा सकता है। एरर ऑफ लॉ, एक ही बातें हैं जो आप देख सकते हैं, सारे शब्द लगभग एक एरर ऑफ जजमेंट हो गया, एरर ऑफ लॉ हो गया, विधि को ही गलत तरीके से आपने समझ लिया, निर्णय को ही गलत दे दिया, ठीक है, एरर ऑफ फैक्ट कर दिया, तथ्यों में भी गलती कर सकते हैं, तो ये भी संभावनाएं आपकी रहेंगी। इन सब संभावनाओं पे उच्च न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करता है। कब जारी करता है? ये दोनों मामलों में जारी कर सकता है, आइदर व्हेन द केस इज गोइंग, आपका मामला चल रहा है, केस इज गोइंग ऑन, और व्हेन द जजमेंट हैज बीन गिवन, फाइनल जजमेंट आपका आ गया तब भी जारी किया जा सकता है, अंतिम निर्णय आ गया है तब भी जारी किया जा सकता है। और जारी करने का प्रभाव क्या होगा? ट्रांसफर कर सकता है मामले को अपने पास, ट्रांसफर द केस पेंडिंग बिफोर द लोअर कोर्ट, आइदर इट कैन स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। तो ये सारा प्रभाव आपका हो सकता है। क्या कर सकता है? वो निचले अदालत से मामले को अपने पास स्थानांतरण करवा सकता है, या निचले अदालत के निर्णय को खारिज करने का काम कर सकता है। तो सर्सियोरारी आपका इसलिए इशू किया जाता है। अब जनरली सर्सियोरारी हम कब इशू करते हैं? जब जजमेंट आपका आ चुका होता है, फाइनल जजमेंट जब आ चुका होता है तब इशू करते हैं, क्योंकि उसके पहले के लिए हमारे पास क्या उपलब्ध है? उसके पहले के लिए हमारे पास प्रोहिबिशन का टेक्निक उपलब्ध है। तो कोर्ट्स सर्सियोरारी का उपयोग तब करते हैं जब फाइनल जजमेंट आपका आ चुका होता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्सियोरारी। प्रोहिबिशन और सर्सियोरारी में थोड़ा सा अंतर है। प्रोहिबिशन आपका क्या है? प्रोहिबिशन केवल और केवल प्रिवेंटिव है, निवारक है, और सर्सियोरारी प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव क्यों है? क्योंकि ये मामले को अंतिम निर्णय पहुंचने से रोक सकता है। ये क्या है? ये मामले को अंतिम निर्णय पहुंचने से भी रोक सकता है, और अंतिम निर्णय आ जाए तो उसको खारिज भी कर सकता है। इसका मतलब निर्णय गलत हो गया है तो निर्णय को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? सर्सियोरारी के पास, उत्प्रेषण के पास। तो अंतिम निर्णय को शून्य करने की शक्ति आपके सर्सियोरारी के पास है। अगर कोई अदालत गलत निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय को नहीं लागू किया जाए, वो कैसे संभव है? बाय द प्रोसेस ऑफ सर्सियोरारी, उत्प्रेषण से संभव है। दूसरा आप अंतर देखिएगा, प्रोहिबिशन हमेशा कोर्ट्स या क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट ही जारी किया जाता है, लेकिन सर्सियोरारी पहले तो आपके केवल कोर्ट और क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट जारी किया जाता था, लेकिन अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी जारी किया जाने लगा है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी जारी किया जाने लगा है। तो दूसरा अंतर आप ये देख सकते हैं, जो कि आपके प्रोहिबिशन और सर्सियोरारी में अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी अगर देखिएगा तो ये प्रोहिबिशन लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं जारी किया जा सकता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं जारी किया जा सकता है। उसी तरह से अगर आप बात करिएगा सर्सियोरारी, तो ये भी आपके सेम डू मतलब एकदम इसी तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह या किसी निजी व्यक्तियों के विरोध में जारी नहीं हो सकता। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं क्या बात आपका है। देखिए, सर्सियोरारी का मतलब क्या होता है? हम प्रमाणित करते हैं, वी सर्टिफाई। यहां पे आपका क्या मतलब है? इन द लिटरल सेंस इट मींस वी टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। हमें सूचना करिए, हम प्रमाणित करते हैं। यहां पे हम प्रमाणित होना या सूचना देना आपका होता है, वी सर्टिफाई कहा जाता है। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट। किसके द्वारा इशू किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को या किसी अधिकरण को जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? अगर उसके पास कोई मामला लंबित है तो उसके स्थानांतरण, ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ
और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस, किसी मामले में किसी निर्णय को खारिज करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ग्राउंड्स बड़े सारे हैं, आपने अपने न्याय क्षेत्र को अतिक्रमण कर दिया, उससे बाहर चले गए, न्याय क्षेत्र ही नहीं है, आपने तब भी निर्णय दे दिया, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन कर दिया, मतलब आपके न्याय क्षेत्र नहीं था तब भी आपने निर्णय दे दिया। ठीक है, यहां पे जारी किया जाएगा, क्या है आपके न्यायिक क्षेत्र की कमी, या न्यायिक क्षेत्र का अधिकता कर दिया, या कानून में खराबी कर दिया, एरर ऑफ लॉ कर दिया, एरर ऑफ जजमेंट कर दिया। तो दज अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सर्सियोरारी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। तो ये बात आप देख सकते हैं, इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो केवल और केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक के साथ साथ सुधारक भी है। ठीक है, ये सुधार भी कर देता है, क्योर भी कर देता है, अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें सुधार कर देगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। Till recently, the writ of certiorari could be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध में नहीं जारी होता था, लेकिन 1991 के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने ये कहा है कि उत्प्रेषण को हम किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरोध में भी जारी कर सकते हैं अगर वो किसी के व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इफ इट इज वॉलेटिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, इंडिविजुअल राइट्स, तो हम इसको जारी कर सकते हैं। हाँ, इसको किसके विरोध में जारी नहीं कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कोई और निकायों के विरोध में जारी नहीं हो सकते। अब अगला देख लीजिए, जो आर्टिकल आपका 32 में अगला जो आपका रिट है वो है आपका क्यो वारंटो। तो ये क्या आपका कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्यो वारंटो आपका क्या है? देखिए, क्यू वारंटो अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या आपका प्रोविजन है, अधिकार परीक्षा लेख, ये आपका है अधिकार परीक्षा लेख, क्यू वारंटो आपका है। ये क्यों इशू किया जाता है, ये बेसिकली अगर कोई पब्लिक फंक्शनरी, कोई लोक अधिकारी किसी पद पे बैठा हुआ है और किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई ये तो लोक अधिकारी जो किसी पद पे बैठा हुआ है ये इस पद के लिए नहीं है, या गलत तरीके से इस पद को अतिक्रमण किया है, अपने अधीन किया है, इसके लिए इसको नियुक्त नहीं किया गया, तो इस चीज की जांच करने के लिए वो कोर्ट में क्यो वारंटो का रिट जारी करवा सकता है। टू नो दैट द पर्सन हु इज होल्डिंग अ पब्लिक फंक्शनरी इज लीगली फिट टू होल्ड दैट पोजीशन और नॉट, क्यो वारंटो इज इशूड। अधिकार परीक्षा लेख किस लिए जारी किया जाता है, ये बात जानने के लिए कि जो व्यक्ति किसी सरकारी पद पे आसीन है वो उस सरकारी पद के लिए वैधानिक रूप से सही है कि नहीं, इसको जांच पड़ताल करने के लिए जारी किया जाता है। नॉर्मल प्रोसेस में आप कभी पेपर में पढ़ते होंगे कि 10 साल तक सरकारी नौकरी की और पता चला कि डिग्री जो थी वो फर्जी थी या गलत तरीके से किसी पद पे आसीन बैठे हैं। ये कैसे पता चलता है, ये कोर्ट के माध्यम से ही, जब कोई आदेश आता है, कोर्ट जांच पड़ताल करवाता है, तब ये सारी बातें पता चलती हैं क्यो वारंटो के अंदर। तो ये आपका कोई भी जारी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको उसको सरकारी कर्मचारी से कुछ लेना देना हो। एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट एंड इंक्वायर अबाउट द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन। किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के वैधानिकता की जांच करने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जा सकता है। ये बात आपका बोला जा रहा है, दैट इज व्हाट इज क्यो वारंटो। ठीक है, अब इसमें आपका किसी भी पब्लिक पोजीशन को इलीगल असरपेशन से बचाने का बुलवार्क माना जाता है। इट इज एक्टिंग एज अ बुलवार्क
ऑफ इलीगल असरपेशन ऑफ एनी पब्लिक पोजीशन। ये किसी सरकारी पद पे अवैध कब्जे को रोकने के लिए कवच माना जाता है। एंड इट कैन बी इशूड बाई एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर पोजीशन। इसका मतलब यहां पे भी लोकस स्टैंडाई का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। आपका अधिकारिता क्या है, आपको क्या लेना देना इस पद से, कुछ नहीं लेना देना, हम तो बस जांच करवाना चाह रहे हैं। और सही निकल गया तो आपका फिर सामर्थ्य ही है, किसी डीएम के पोजीशन को चैलेंज कर दीजिए कि अवैध रूप से है, और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं वैध नहीं, अवैध नहीं, सारा वैध ही है, तो फिर डिफेमेशन फाइल कर देगा आपके अगेंस्ट। और डिफेमेशन फाइल कर देगा तो आप मानहानि कर देगा आपके अगेंस्ट, क्योंकि भाई आपने बिना जांच पड़ताले, बिना सोचे समझे अगर ऐसा काम किया है तो मानहानि का दावा हो जाएगा, और मानहानि में फिर आपको जुर्माना हो सकता है। तो ये सारा बात आप देख सकते हैं। क्यो वारंटो आपका क्या है, लिटरल सेंस में बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, किस प्राधिकार के द्वारा या किस अधिकार या वारंट के द्वारा आप इस पद पे आसीन हो। तो क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख का मतलब होता है किस अधिकार या वारंट से आप इस पद पे आसीन हैं, इसी की जांच पड़ताल की जाती है। किसके द्वारा जारी किया जाएगा, इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ये आपके न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, अदालत द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पे दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। कोई व्यक्ति वैध रूप से किसी सरकारी पद पे आसीन है या नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करता है, ये जो अवैध कब्जा है किसी सरकारी पद पे, उसको रोकने का प्रयास करता है, या किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे को रोकने का प्रयास आपका रोकता है। The writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by statute by or by the constitution। ये जो आपका आदेश है न्यायालय के द्वारा, न्यायादेश है, ये केवल महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद पे ही जारी किया जा सकता है जो किसी विधि के द्वारा या किसी संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो कोई स्थायी चरित्र का कोई आपका पद है, स्थायी प्रकृति का कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद है जो कि किसी कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा बनाया गया है, उसी के अवैध कब्जे की जांच पड़ताल के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब किसके खिलाफ आप जारी करवा सकते हैं, डीएम हो गया, एसपी हो गया, क्लास 1 अधिकारी, क्लास 2 अधिकारी में कुछ पद हैं जो संवैधानिक पद हैं, जैसे आपके इलेक्शन कमीशन हो गया, आपके सीएजी हो गया, ऐसे संस्थाओं के अगेंस्ट जारी करवाया जा सकता है। इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेज ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ये मंत्रियों के या निजी व्यक्तियों के विरोध में जारी नहीं हो सकता। अनलाइक अदर 4 writs, दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। तो ये 4 नहीं 3 कह सकते हैं, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है जो इच्छुक है, जो जानना चाहता है, ना कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पीड़ित है। ये आपका हैबियस कॉर्पस भी लोकस स्टैंडाई की बात को नहीं मानता, और आपके क्यो वारंट अधिकार परीक्षा लेख में भी लोकस स्टैंडाई का कंसेप्ट लागू नहीं होता है। तो ये दोनों बातों में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आपका आर्टिकल 32 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 32 के बाद अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33 के बारे में आपका देखेंगे। बड़ा आसान सा आर्टिकल है, इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं, ऑलरेडी हम लोग इसको देख रखे हैं, दोबारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या आपका है, आर्टिकल 33 क्या कह रहा है। डिफेंस फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट, सैन्य बल और
आपके मौलिक अधिकार, ये आपको देखने को मिलेगा। तो डिफेंस फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स में आपका क्या मेजर प्रोविजन है? देखिए इसमें सिंपली बोला जा रहा है कि जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकता है? रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, सीमित कर सकता है, और यह आपके देश हित में उतना ही अनिवार्य है। तो जो हमारे पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकता है? जो हमारे डिफेंस फोर्सेज में कौन? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इनके समकक्ष बल, और एनालॉगस फोर्सेज। एनालॉगस का मतलब जो इनके समकक्ष, इनके बराबर बल आपके हैं, सिमिलर फोर्सेज हैं, इनके संबंध में भी उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है हमारा संसद अधिनियम बना के उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। वाई दिस इज नेसेसरी? दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता को बचाने के लिए सारे आपकी सीमाएं लागू की जाती हैं। सैन्य बलों में डिसिप्लिन का बड़ा महत्व होता है, और अगर आप वहां पे बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स कर दें कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको आपके संबोधन का अधिकार है, सबको मीडिया का अधिकार है, किसी को भी कहीं आने का अधिकार, जाने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार, वो सारे अधिकार आप दे दीजिए उनको, तो थोड़ी चुनौतियां आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे कुछ राइट्स कर्व करके ज्यादा जरूरी जो आपके डिफेंस है उनको इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है। तो देश हित में हमारे सैन्य बलों के कुछ अधिकार आपके सीमित हैं, जैसे दे डू नॉट हैव राइट टू एड्रेस मीडिया, सबको मीडिया का संबोधन करने का अधिकार नहीं है। उनको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है, भारत और पाकिस्तान में मान लीजिए कोई युद्ध की संभावना है और हमारे सैन्य बल बोले कि नहीं भैया हम तो आज लड़ेंगे नहीं, स्ट्राइक करने का मन कर रहा है, हड़ताल करेंगे आज हम, संभव है ऐसा? प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, तो स्ट्राइक का अधिकार नहीं है। आप देखिएगा कि राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार नहीं है भी तो बहुत सीमित मामलों में आप संघ बना सकते हैं। सैन्य बलों को संगठन बनाने का बहुत ज्यादा अधिकार आपका नहीं प्राप्त है। तो ये आप देखिएगा स्ट्राइक का अधिकार सीमित है, एसोसिएशन का राइट आपके सीमित किया गया, बड़े सारे अधिकार आपके उनके सीमित किए गए हैं। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। तो ये आपके मेक श्योर किया गया है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े सारे एक्ट बनाए हैं। आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, ये सब एक्ट बनाए गए हैं जिन एक्ट के माध्यम से हमारे सैन्य बलों के अधिकारों को सीमित किया गया है। तो देखिए क्या बात बोला जा रहा है, आर्टिकल 33 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agency and other analogous forces। तो यहां पे अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके। तो रीजनेबल आपके रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं इन फोर्सेज के ऊपर। ठीक है, ये बात आपका बोला जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने, इनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। तो मेजर एम क्या है? टू इंश्योर डिसिप्लिन, और वो अपने फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म करें, देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। The power to make law under Article 33 is conferred only by Parliament and not on the state legislature। ये केवल और केवल शक्ति बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राज्य विधायिका के पास आपका नहीं है। Any such law made by the Parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights। तो ऐसे कोई भी अधिनियम आपके बनाए जा रहे हैं हमारे संसद के द्वारा, तो इसको आप इस आधार पर चुनौती नहीं कर सकते न्यायालय में कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, तो ऑन द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इस बेसिस पे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात आपका बोला जा रहा है। अब इस संदर्भ में हमारे संसद ने बड़े सारे अधिनियमों का निर्माण किया है ताकि जो हमारे सैन्य बल हैं उनकी शक्तियों को सीमित किया जा सके।
और इसी संदर्भ में हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया है, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेज रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट और बड़े सारे अधिनियम आपके बना के रखा है। जितने अर्धसैनिक बल है उतने अधिनियम आपके बने। These impose restriction on the freedom of speech, right to form association, right to member of trade union, political association, right to communicate with press, right to attend public meetings, demonstration, etc. बड़े सारी सीमाएं लगाई गई हैं। संगठन नहीं बना सकते हैं, समागम नहीं कर सकते, मीडिया को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक संगठनों को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। यहाँ तक कि जो सिविलियंस आर्मी कंटेनमेंट एरिया में काम करते हैं उनको भी ये अधिकार नहीं है, उनको भी बड़े सारी सीमाओं के अंदर रखा गया। जैसे आप सिविलियन है लेकिन आर्मी के परिसर के अंदर आपकी दुकान है, वहाँ पे आप कोई एक तरह से प्रोविजनल स्टोर खोले हैं, मेडिकल स्टोर खोले हैं, या कोई आपको कॉन्टैक्ट पे लेके आर्मी काम कर रही है, वहाँ पे जो ग्वाले जा रहे हैं, दूध वाले, आपके गार्डनर्स जा रहे हैं, आपके बार्बर्स जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, ऐसे किसी भी लोगों को वहां पे संघ या समागम बनाने का अधिकार नहीं होता। द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑल्सो कवर सच एम्प्लॉय ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एज बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार्स, बूट मेकर्स, टेलर्स हु आर नॉट कम्बेटेंट्स। तो ऐसे सारे लोग जो लोग कि आपके युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, ये आपके एक तरह से ऐसे कर्मचारी जो कि आप कह सकते हैं कि युद्ध में भाग नहीं लेते हैं लेकिन वो उनको सहायता प्रदान करते हैं, उनको भी ये सीमाएं लागू होती हैं। जैसे आपके बार्बर हैं, इन कारपेंटर्स हैं, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, उन पे भी लागू आपके होती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री लॉ जो आर्टिकल 33 में बनाया जाता है वो क्या कर सकता है, कोर्ट मार्शल के केसेज को आपके जो स्पेशल मिलिट्री लॉ के अंदर बनाए जाते हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन से अलग कर सकता है। तो ये भी बात आप देख सकते हैं कि कोर्ट मार्शल के जो केसेज हैं फ्रॉम द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सो फार एज इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न्ड। तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं कि हमारा संसद अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जा रहा है और मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है तो भी आप उसको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये बात आपका बोला जा रहा है। तो ये है आर्टिकल 33 जो आपके देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, भारत के सिक्योरिटी के लिए और हमारे सैन्य बलों में अनुशासन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगला देख लीजिए आर्टिकल 34 जो आपका है मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, ये क्या कह रहा है? देखिए, मार्शियल लॉ एक्सप्लिसिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताया गया, कहीं पे भी स्पष्ट रूप से मार्शियल लॉ को जिक्र नहीं किया गया। मार्शियल लॉ बेसिकली आपके इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक उपयोग है जो कि हमारे देश में आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मार्शियल लॉ में होता क्या है, मार्शियल लॉ क्यों लागू किया जाता है और इसका लॉजिक क्या है? इसका मेजर जो लॉजिक है वो है टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स, टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स। जैसे अगर कोई हिंसा का उपयोग हमारे देश में कर रहा है और ये चाह रहा है कि भारत को हिंसा से जीत लिया जाए या किसी क्षेत्र को हिंसा से अपने कब्जे में ले लिया जाए, तो वहां पे मार्शियल लॉ का उपयोग किया जाता है और फिर उसको जो हिंसा कर रहा है उसको फिर हिंसात्मक तरीके से ही समझाने का प्रयास किया जाता है। तो रिपेल फोर्स बाय फोर्स इज द लॉजिक ऑफ मार्शियल लॉ। इसके अंदर होता क्या है, जो सिविल फोर्स होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये क्या कर जाते हैं, ये विड्रॉ कर जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट और सारे फंक्शंस किसके हाथ में दे दिया जाता है? मिलिट्री फोर्स के हाथ में। जो सामान्य न्यायालय है वो भी सस्पेंड हो जाता है, कोर्ट्स भी आपके काम करने बंद कर देंगे।
ऐसा प्रबंध हमारे देश में पूरी तरह से स्थापित नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी जो हमारे यहाँ पे एक एक्ट लगता है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आसपा जो आपका है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर, सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम आपका है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से विड्रॉ नहीं होती, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आसपास के एरिया में काम करती रहती है। हमारे यहाँ पे नागरिक प्रशासन भी काम करता है और सैन्य बलों को शक्तियां दे दी जाती है। लेकिन इसमें यह भी है कि सैन्य बल जिस भी सिविलियन को पकड़ते हैं वापस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देते हैं कि आप इसका जांच पड़ताल करिए, और फिर वो न्यायालय उन सारे मामले में निर्णय करता है। तो ऐसा विड्रॉल ऑफ टोटल हमारा कोर्ट सिस्टम नहीं होता, ना टोटल विड्रॉल ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इसी का परिवर्तित रूप आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें यह भी बोला गया है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इंडेमनिफाई, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इंडेमनिफाई एनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन for the enforcement of martial law, for the enforcement of martial law। तो ये बोला जा रहा है कि यहां पे हमारे संसद की ये शक्ति होती है कि कोई भी कृत्य अगर किसी व्यक्ति या किसी निकाय के द्वारा सैन्य बल को, मार्शियल लॉ को लागू करने के लिए किया जा रहा है और उसके दौरान कोई भी उसके द्वारा ऐसा घटना हो जा रहा है जिसमें जान माल की हानि हो जा रही है, किसी को नुकसान हो जा रहा है, तो उसको माफीनामा देने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास आपकी दी गई है। तो पार्लियामेंट कैन इंडेमनिफाई एनी रॉन्ग डन बाय अ पब्लिक फंक्शनरी व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑन मार्शियल लॉ। तो ये बात है कि जैसे आप सैन्य बल, मतलब आप मार्शियल लॉ के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उस दौरान आपसे कोई ऐसा वाकया हो जा रहा है जिसमें 2, 4, 10 लोगों की जान माल की हानि आप कर दे रहे हैं, तो उसको माफीनामा देने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास ये अधिकार आपको दिया गया है क्या? अभी थोड़ा और समझने का प्रयास किया जाएगा। देखिए क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। Article 34 provides for the restriction on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India। भारत के किसी क्षेत्र में अगर मार्शियल लॉ लागू है तो अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। यह बात आपका बोला जा रहा है जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शियल लॉ लागू है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शियल लॉ वाज इन फोर्स। तो ये क्या बात बोला जा रहा है? संसद को यह अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा अगर कहीं पे मार्शियल लॉ लागू है तो उसको लागू करवाने में अगर कोई त्रुटि होती है तो भी उसको माफीनामा देने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनः निर्मित करे, संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश की वैधता प्रदान कर सकता है। यह भी बात बोला जा रहा है कि मार्शियल लॉ के दौरान अगर कोई पब्लिक फंक्शनरी या कोई इंडिविजुअल जो मार्शियल लॉ को लागू करवा रहा है वो कोई दंड जारी कर रहा है, कोई आदेश जारी कर रहा है, तो उसको आपके सर्टिफाई करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। संसद उसको प्रमाणित करेगा कि हाँ जो इन्होंने दंड बताया है वो सही आपका है। ये भी बात आप देख सकते हैं। The act of indemnity made by parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को
किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि वह मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। यह भी बात आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? देखिए, मार्शियल लॉ अगर किसी भी भारत के क्षेत्र में लागू होगा तो वहां पे अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई व्यक्ति जो मार्शियल लॉ को लागू करवा रहा होगा, उसके द्वारा आपके कोई आदेश पारित किया जाता है, कोई दंड विधान बनाया जाता है, उसको भी सही बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। उसके द्वारा कार्रवाई के दौरान कोई अगर गलती भी हो जाती है, क्षतिपूर्ति भी हो जाती है किसी अन्य व्यक्ति का, तो क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? अगर उस किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन भी होता है तो भी जिस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया उस पर कोई आंच नहीं आएगा, संसद उसको बचा सकती है। ये बात बोला जा रहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी मार्शियल लॉ को लागू करवाने के दौरान आपके हो सकता है कि उसके आपके लागू करने में कोई क्षतिपूर्ति हो जाए जनमानस की, तो भी उसको बचाने का प्रयास संसद कर सकता है और फिर न्यायालय में इस एक्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मार्शियल लॉ क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? कहीं नहीं मेंशन्ड है, कहीं स्पष्ट रूप से आपका प्रावधान नहीं है। मार्शियल लॉ का सिद्धांत अंग्रेजी कानून से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश लॉ। ये आपका इंग्लिश कॉमन लॉ से आपका लिया गया है। However, expression martial law not been defined anywhere in the Constitution. संविधान में कहीं पे भी शब्द मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिटरली इट मीन्स मिलिट्री रूल। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सैन्य शासन। मार्शियल लॉ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सैन्य शासन आपका इसका शाब्दिक अर्थ होगा। लिटरली इट मीन्स मिलिट्री रूल। ठीक है, ये आपका मतलब होता है कि इसका सिंपल मतलब होता है सैन्य शासन। रिफर्स टू अ सिचुएशन, ये क्या कह रहा है? किस परिस्थिति को आपका समझाने का प्रयास कर रहा है? रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय मिलिट्री अथॉरिटीज according to their own rules and regulations framed outside the ordinary law। तो ये ऐसी व्यवस्था को, ऐसी परिस्थिति को दर्शाने का प्रयास कर रहा है जहां पे नागरिक प्रशासन को साधारण कानून से ना चला के सैन्य कानून से आपका संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वह साधारण कानून निलंबित हो जाती है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। तो यहां पे क्या होता है? इट डज इंप्लाई सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। साधारण कानून निलंबित हो जाते हैं और गवर्नमेंट कैसे चलेगा? सैन्य अधिकरणों के द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिले। तो ये सारा मार्शियल लॉ है। मिलिट्री लॉ से अलग है। मिलिट्री लॉ तो आपके किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? सैन्य बलों के ऊपर। लेकिन मार्शियल लॉ है, मार्शियल लॉ किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा? सिटीजन्स के ऊपर। लॉ स्पेसिफिकली फ्रेम्ड बाय आपके मिलिट्री टू रूल ऑन सिविलियन पॉपुलेशन। ये मार्शियल लॉ आपका होता है। देखिए क्या बात आपका बोला जा रहा है? देयर इज नो स्पेसिफिक और एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विशिष्ट कोई प्रबंध नहीं है। हालांकि मार्शियल लॉ का शब्द उपयोग में जरूर आया है 34 में, लेकिन उसको एक्सप्लेन कहीं पे नहीं किया गया कि मार्शियल लॉ है क्या। ठीक है, ये बात आपका बोला जा रहा है। इट इज implicit in Article 34 under which martial law can be declared in any area within the territory of India। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में इसको लागू किया जा सकता है, जैसे युद्ध हो, बाहर से अतिक्रमण हो, या कोई देश के अंदर ही देशद्रोह कर रहा हो। ठीक है, अशांति, दंगे, कानून, आपके दंगों का एक तरह से समस्या हो रहा हो, या आपके हिंसात्मक विरोध हो रहा हो, तब आपके यहां पे मार्शियल लॉ को लागू किया जा सकता है। इसका जस्टिफिकेशन क्या है? इट इज टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स फॉर मेंटेनिंग रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। इसका लक्ष्य ही क्या है? बल को बल से प्रतिरोध करना, ताकि समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित किया
जा सके। ये मेजर एम आपका है। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जब मार्शियल लॉ लागू होता है तो यहां पे बड़ी सारी शक्तियां हमारे सैन्य बलों के पास आ जाती हैं और इन शक्तियों के अधीन वो बड़े सारे नियम विनियम बना सकते हैं ताकि नागरिकों के अधिकार को नियमित किया जा सके। वो ऐसे भी स्टेप्स ले सकते हैं जिसके अंदर आपके नागरिकों का मृत्यु हो जाए, ये भी आपका है। तो मृत्यु दंड तक लागू करने का अधिकार इनके पास होता है। असाधारण अधिकार मिल जाता है हमारे सैन्य बलों को। अधिकारों से वो नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यहां तक किसी मामलों में नागरिकों को मृत्यु दंड तक लागू कर सकते हैं। ये बात आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इस्पो फैक्टो रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। तो मार्शियल लॉ लागू होगा इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब अगर मार्शियल लॉ के दौरान भी अगर हमारे सैन्य बल किसी व्यक्ति को बंदी बनाते हैं तो उसको छुड़वाने के लिए या उसके लीगल आपके कन्फाइनमेंट को एसेस करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और कोर्ट में एक तरह से वो जांच पड़ताल करवा सकता है कि जो डिटेनमेंट है वो लीगल है या नहीं है। अगर डिटेनमेंट लीगल नहीं है तो उसको रिलीज करने का आदेश आपका कोर्ट दे सकता है। ये बात आपका बोला जा रहा है। तो ये आपका है जो हेबियस कॉर्पस का जो रिट है मार्शियल लॉ के दौरान भी आपका काम करेगा। अब देखिए क्या अंतर है आपके मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में। तो एक राष्ट्रीय आपातकालीन भी होता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, और एक आपका मार्शियल लॉ भी है जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है। ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो क्या अंतर होता है इन दोनों में, आप देखिएगा डिफरेंस बिटवीन आपके नेशनल इमरजेंसी एंड मार्शियल लॉ। तो नेशनल इमरजेंसी अगर आप देखिएगा तो पूरे भारत में लागू होगा या किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपका लागू होगा, उसका दायरा बहुत ज्यादा होता है, पूरे भारत में लागू हो सकता है। लेकिन मार्शियल लॉ बड़े छोटे एरिया में आपका लागू होता है, उसका जो एरिया का कवरेज है वो क्या होगा, सीमित होगा। मार्शियल लॉ जो लागू होगा तो केवल फंडामेंटल राइट पे ही प्रभाव डालेगा, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लागू होगा तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके सेंटर स्टेट रिलेशन को भी प्रभावित कर देगा। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन सबको प्रभावित कर देगा। नेशनल इमरजेंसी केवल 3 आधारों पर संविधान में बताया गया है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। मार्शियल लॉ आपका क्यों लागू किया जाएगा, मार्शियल लॉ आपके लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लार्जली आपका लागू होता है। हालांकि वॉर, इंसरेक्शन, रॉयट के केस में भी लागू हो सकता है, लेकिन जनरली इसके दायरे और भी हो सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के केवल 3 दायरे हैं। नेशनल इमरजेंसी वॉर के दौरान, बाह्य आक्रमण के दौरान, सशस्त्र विद्रोह के दौरान ही लागू हो सकता है। मार्शियल लॉ इसके बाद भी लागू हो सकता है, इन सारे बातों के बाद भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेजर डिफरेंसेज आप देख सकते हैं कि मार्शियल लॉ और हमारे जो एक तरह से नेशनल इमरजेंसी है उसमें मूलभूत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। यहां पे क्या होता है, जब हमारे मार्शियल लॉ लागू होता है तो जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट है वो सस्पेंड हो जाते हैं और सारा का सारा पावर किसके पास चला जाता है, आपके मिलिट्री कोर्ट्स के पास। यहां पे जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट हमारे फंक्शन करते रहते हैं, वो पूरी तरह से सस्पेंड नहीं होते हैं। ये बात आपको देखने को मिलेगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम करते रहेगा। तो ये कुछ अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है। तो मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या अंतर हैं, जैसे आप देखिएगा, मार्शियल लॉ केवल फंडामेंटल राइट को ही प्रभावित करता है, केवल और केवल मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। नेशनल इमरजेंसी मौलिक अधिकार के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है, विधायी शक्तियों को प्रभावित करता है, आपके राजस्व की शक्तियों को प्रभावित करता है, केंद्र राज्य के और भी जो संबंध हैं, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल, सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल स्टेट जुडिशियल, जिसमें फंडामेंटल राइट आपका सस्पेंड हो सकता है, वो सब भी प्रभावित करता है। ये क्या करता है मार्शियल लॉ, इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। ये सरकार को और जो साधारण हमारा न्यायालय है इन दोनों को निलंबित कर देगा, भंग कर देगा, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देगा, निलंबित कर देगा।
ये क्या करेगा, ये साधारण सरकार को चालू रखता है, जो सामान्य न्यायालय है इनको भी चालू रखता है। इट विल इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। तो यहां पे जनरली आपके किस आधार पे लागू किया जाता है मार्शल लॉ, बल को बल से प्रतिरोध करना है, तो नॉर्मली वहां पे कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रेक डाउन है, उसको रिस्टोर करने के लिए लागू किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी केवल 3 आधारों पर लागू हो सकता है, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया, तभी लागू हो सकता है। अगला बात क्या है, इट इज इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू होता है, या तो ये पूरे भारत में लागू हो सकता है या भारत के किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू हो सकता है। तो ये ज्यादा व्यापक आपका है, क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं। इसका कोई विशिष्ट उपबंध संविधान में नहीं, 34 में नाम लिखा गया है लेकिन कोई विशिष्टता नहीं बताई गई, क्या खूबी है क्या खूबी नहीं है। इसके बड़े डिटेल्ड प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, 352 है, 358 है, 359 है, विशिष्ट उपबंध आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे प्रबंध आपके हैं जो आप देख सकते हैं। ये 34 आर्टिकल है जिसमें बोला जा रहा है मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला बात आप देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आर्टिकल 35 एंड फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 35 और मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 35 एंड फंडामेंटल राइट्स। देखिए 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है कि देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए हमारे पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना। इसमें आपका हेडिंग ही क्या है इस आर्टिकल का, इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी करना। तो यहां पे आप देखिएगा कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद के पास ही अधिकार है कि वो अधिनियम बना सकता है, राज्य विधायिका के पास अधिकार नहीं है कि कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी कर सके। कारण क्या है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पूरे भारत में सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, उनका दंड भी एक होना चाहिए और उनपे जो आपके अतिक्रमण कर रहा है उसको अतिक्रमण करने का हटाने का तरीका भी एक होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करवाने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स स्वतः इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ स्वतः इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पे आपको दंड मिलेगा, दंड हर राज्य अलग अलग बनाएगा तो बड़ी सारी विविधताएं हो जाएंगी, इसलिए दंड का प्रावधान भी है और वो दंड का लॉ कौन बनाएगा, केवल पार्लियामेंट बनाएगा। जैसे किस आपके आर्टिकल्स के अंदर दंड का प्रावधान हो सकता है, इन विच आर्टिकल्स देयर इज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट एंड विच कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 17 है, और क्या है 17 के अंदर पार्लियामेंट दंड विधान बना सकता है कि अगर आपने छुआछूत को फैलाया, बढ़ाने का प्रयास किया अस्पृश्यता को, तो आपको दंडित किया जा सकता। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया, फिर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। 23 में अगर आप क्या कर रहे हैं, बलात् श्रम करवा रहे हैं, जबरदस्ती किसी से बधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, महिलाओं की तस्करी कर रहे हैं, बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, पुरुषों की तस्करी कर रहे हैं, तो फिर आपको दंड देगा। कौन दंड देगा, संसद अधिनियम बना, ह्यूमन ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। 24 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को किसी तरह का नियोजन पे रख रहे हैं तो आपको दंड प्रावधान देगा। दंड किसमें आपका बनाया गया है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट जो आपका है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट आपका जो देखने को मिलेगा, उसके अंदर एक बनाया गया है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट स्वतः लागू करवाएगा, वो खुद लागू नहीं होते, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स स्वतः लागू होंगे, कुछ फंडामेंटल राइट्स स्वतः लागू नहीं होंगे, पार्लियामेंट लॉ बना के लागू करवाएगा। जैसे 15(3) अपने आप लागू हो जाएगा, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाना है तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ही तो बनाएगा, अपने आप तो लागू नहीं हो रहा है। 15(4) रिजर्वेशन देना है आपके अन्य पिछड़े वर्गों, कौन बनाएगा लॉ, पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बना सकता। स्टेट लेजिस्लेशन कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बना सकता है।
ठीक है, तो ये आपका लॉ बनाने की पावर, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को लगाने की पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। कुछ पे आपके एक तरह से देखा जाएगा कि पनिशमेंट देने की पावर जो है, पनिशमेंट ताकि हमारे देश में सिमिलर हो, जैसे आप देखिएगा 17 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, इसके संदर्भ में लॉ बनाने की पावर किसके पास है? केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर इसके संदर्भ में लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये बात आपका है जो आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए क्या क्या बातें आपकी हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, नाम ही है कुछ मूल अधिकारों को प्रभावित करना। तो यहां पे आप क्या देखिएगा, आर्टिकल 35 lays down that power to make law to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature। स्पष्ट रूप से कहता है कि कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने का, कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के अंदर आपका दिया गया है, राज्य विधायिका के अंतर्गत ये शक्ति प्रदान नहीं है। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। केवल संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यह प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत में आपके जो दंड विधान है वो एक प्रकार का हो और नियमों में एक रूपता स्थापित हो। This provision ensures there is uniformity throughout India with regard to nature of fundamental rights and the punishment of their infringement। तो ये सुनिश्चित करता है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड एवं के प्रकार में एकता आपकी हो, यूनिफॉर्मिटी आपकी हो। इस दिशा में अनुच्छेद 35 में कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आपको देखना है। फर्स्ट, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स। वो कौन कौन से बातें हैं? 16(3) के अंदर, रेसिडेंस एज अ ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन और लोकल अथॉरिटी, ये आपको देखने को मिलेगा। 16 है। फिर आप क्या देखिएगा, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आपके फंडामेंटल राइट को इंपोज करवाने के लिए, मतलब लागू करवाने के लिए रिट इशू करने की पावर। कल को पार्लियामेंट को लगे कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो ओवरबर्डन्ड है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए, लॉ बनाने की पावर, इन्फोर्स करवाने के लिए पावर होनी चाहिए। तो कैसे होगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और कहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो रिट जारी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में आपका प्रोविजन है। तो ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। इंपावरिंग कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया। फिर आप क्या देख सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन और एब्रोगेटिंग एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सैन्य बलों की मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए विधि कौन बना सकता है? संसद। मार्शियल लॉ के दौरान आपके मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए लॉ कौन बना सकता है? संसद, केवल संसद। इंडेमनिफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शियल लॉ इन एनी एरिया, अगेन कौन बना सकता है? संसद। इसके अलावा संसद के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सके, अगर आपने कोई गलत उल्लंघन किया है मौलिक अधिकारों का तो उसके एवज में दंड का प्रावधान भी है। तो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए, जैसे आप देखिएगा 15(3) हो गया या 16(3) हो गया, या आप यहां पे बात कर सकते हैं 15(3) छोड़ दीजिए। 15(3) में क्यों हम छोड़ना है? क्योंकि 15(3) में पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए लॉ बना सकता है। ऐसे लॉज जो केवल पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकते, वो हमें जानना है। तो उसमें कौन से हैं? 16(3) इसमें क्या है? रेसिडेंस एज अ ग्राउंड। यह आपका क्या है? आर्टिकल 32 में और कोर्ट्स को ये पावर दिया जाए, अदर कोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। या 33 में आपके जो मिलिट्री फोर्स के फंडामेंटल राइट को सीमित किया जाए।
पावर टू इंडेमनीफाई एनी फंक्शन परफॉर्म बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मार्शियल लॉ इज इन ऑपरेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये आपका है। फिर पनिशमेंट का आपका है कि पनिशमेंट के लिए भी सिमिलर प्रोविजंस पूरे भारत में होने चाहिए, उसके लिए लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट शैल हैव एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स टू मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंस अंडर फंडामेंटल राइट्स। इसमें आपके कुछ अधिनियम बनाए जा सकते हैं, और वो अधिनियम कौन कौन से हैं, जैसे आप देखिएगा अनुच्छेद 23, 17, 23 या 24 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपका है। तो ये हो गया जो मेजर पॉइंट आपको जानना है। दिस इज आर्टिकल 35 जिसको आपको समझना था। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में, अब कल लास्ट क्लास आपका होगा फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 31 और इसका क्रिटिसिज्म हम लोग देखेंगे। तो कल मिलते हैं आप लोगों से। एक ही घंटे क्लास हुई है।